हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरा नाम नासिर है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने एनजीओ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग एनएसईआईटी यानी कि आधार एग्जाम का सर्टिफिकेट कैसे पास कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी के साथ। दोस्तों, जो आज मैं आप लोगों को प्रोसेस बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप लोग भी बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करके अपने आधार सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूं कि जो आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न होता है, जब आप लोग एनएसई के सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर जो आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न होता है वो किस प्रकार का होता है या आप लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में इसी पर बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होता है और आप लोगों के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस टाइप के होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एनएसईआईटी यानी कि आधार सर्टिफिकेट एग्जाम की तैयारी के बारे में नई नई वीडियो लाता रहता हूं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आगे की वीडियो से भी जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एनएसईआईटी यानी कि आधार सर्टिफिकेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर ओपन हो जाओगे। यहाँ आने के बाद दोस्तों आप लोगों को आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर परीक्षा वाले ऑप्शन पर फिर मॉक टेस्ट हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप लोग स्टार्ट डेमो एग्जाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसको हिंदी में कन्वर्ट करना हो या ट्रांसलेट करना हो तो आप लोग गूगल ट्रांसलेट के जरिए आप लोग इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी गूगल ट्रांसलेट को डाउनलोड किया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ट्रांसलेट टू हिंदी, तो मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो जो हमारा एग्जाम है वो हिंदी में शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपनी हिंदी में भी इसकी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम डेमो परीक्षा प्रारंभ करेंगे। तो डेमो परीक्षा प्रारंभ करने के लिए हम डेमो परीक्षा प्रारंभ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। तो जो आप लोगों का पैटर्न है जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाओगे तो दोस्तों वो इसी प्रकार का आने वाला है और आप लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों को इसी प्रकार के आने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखें ताकि आप लोगों से कोई जानकारी मिस ना हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, हम अपने एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यदि आधार संख्या धारक ने अपनी नामांकन आईडी या विशिष्ट आईडी खो दी हो तो पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है, क्या यह बात सच है? तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए सच, दूसरा ऑप्शन है बी झूठ। आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ए है, सच। हम ए वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है दोस्तों, प्राधिकरण डैश उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों को राइट आंसर को चुनना होगा। तो आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन है ए निवासी विवरण का डाटाबेस, दूसरा ऑप्शन है बी नामांकन आईडी, तीसरा ऑप्शन है सी पैनल के लिए अनुरोध और चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी नामांकन एजेंसी कोड। तो जो रजिस्ट्रार है वो एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR के रूप में भेज सकता है। तो इनमें से दोस्तों आप लोगों को बताना होगा कि वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है डी नामांकन एजेंसी कोड, यानी कि जो प्राधिकरण है वो नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR में भेज सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा डी होने वाला है। हम डी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया है, क्या ऑपरेटरों को जांच के बिना ही किसी भी अन्य ऑपरेटर द्वारा किए गए नामांकन पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए? तो आप लोगों को दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है नहीं, दूसरा है हाँ। आप लोगों को इसमें से सही ऑप्शन चुनना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है ए। आप लोग नहीं वाले ऑप्शन पर टिक करोगे क्योंकि दोस्तों कोई भी ऑपरेटर किसी अन्य ऑपरेटर द्वारा नामांकन किए गए पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि नहीं कर सकता।
तो हमारा राइट ऑप्शन है ए। हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ कुछ कथन दिए जा रहे हैं, आपको सही कथन की पहचान करना है। तो इसमें से आप लोगों को सही ऑप्शन को चुनना होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों का बायोमेट्रिक्स पता लगाने में असमर्थ हो तो ऑपरेटर फोर्स कैप्चर विकल्प से कोशिश कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ऑपरेटर को उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों की बायोमेट्रिक्स पता लगाने में असमर्थ हो तो डिवाइस का प्रयोग केवल फोटो लेने के लिए करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, फिर चाहे वह वरिष्ठ नागरिक हो और सशक्त जन हो। तो दोस्तों इसमें से आप लोगों को राइट आंसर चुनना होगा। इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए, पहला और दूसरा। दूसरा ऑप्शन है बी, दूसरा और तीसरा। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी, यानी कि चौथा। और चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी, यानी कि पहला। तो आप लोगों को इसमें से बताना होगा। तो दोस्तों हम दोबारा से इसको रीड करते हैं, यानी कि यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों को बायोमेट्रिक्स पता लगाने में असमर्थ हो तो ऑपरेटर फोर्स कैप्चर के विकल्प से कोशिश कर सकता है। तो इसका ये राइट आंसर है दोस्तों, हाँ कर सकता है। तो पहला हमारा सही है। हम दूसरे को पढ़ेंगे, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ऑपरेटर को उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों, ये भी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अगर जो बुजुर्ग लोग होते हैं हमें उन्हें थोड़ी प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। तो तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों की बायोमेट्रिक्स पता लगाने में असमर्थ हो तो डिवाइस का प्रयोग केवल फोटो लेने के लिए करना चाहिए। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि बायोमेट्रिक डिवाइस का कभी भी इस्तेमाल फोटो लेने के लिए नहीं किया जाता। और चौथा हमारा ऑप्शन है, ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, फिर चाहे वह वरिष्ठ नागरिक हो। तो दोस्तों ये भी हमारा गलत है। तो हमारा इसमें से राइट ऑप्शन है पहला और दूसरा। हम ए वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे के लिए ना कहें। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ए, सही बात है। दूसरा है बी, यह गलत बात है। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ऑप्शन पर टिक करना होगा, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है? तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने ए, एक उपयोगकर्ता जो अन्य निवासियों का परिचय कराता है, जो POI या POA को प्रस्तुत नहीं कर सकता। दोस्तों POI का मतलब है यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और POA का मतलब है यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म समझ चुके होंगे, अब आप लोग इसका आइडिया लगा सकते हो। और दूसरा हमारे सामने ऑप्शन है बी, एक उपयोगकर्ता जो नामांकन प्रपत्र भरता है आधार पाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने सी, एक उपयोगकर्ता जो आधार के नामांकन पाने के लिए नामांकन केंद्र पर उपस्थित है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारे सामने डी, ऑपरेटर सुपरवाइजर जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका हो और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा डी। हम डी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है? तो दोस्तों वो ऑपरेटर और सुपरवाइजर है जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलतापूर्वक हो चुका हो और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित हो, यानी कि जहां आधार कार्ड बनते हैं वहां पर वो मौजूद हो और उसका बायोमेट्रिक जो है वो सत्यापन पूरा हो चुका हो। तो वो ही ऑनबोर्डिंग के दौरान नामांकित उपयोगकर्ता के रूप में विचार योग्य है, ना कि दोस्तों कोई और। तो इसका हमारा राइट आंसर डी होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमसे पूछा गया है, परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अद्यतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें आप लोगों को राइट आंसर चुनना होगा। पहला ऑप्शन है ए, सच है ये बात। दूसरा ऑप्शन है बी, झूठ है ये बात। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी, यानी कि यह बात झूठ है। क्योंकि दोस्तों परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अद्यतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है, यह बात झूठ है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। क्या यह बात सच है? तो आप लोगों को इसमें से दो ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को राइट आंसर चुनना होगा। पहला है ए सच है, दूसरा है बी झूठ है। तो दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी, यह बात झूठ है। क्योंकि दोस्तों यदि नामांकन करता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों को या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है, यह बात झूठ है दोस्तों। क्योंकि यह बात कोई भी अपवाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी झूठ। इसके लिए हम फिर नेक्स्ट ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्वन्यात्मक और अन्य कारणों से स्थानीय भाषा में डैश को मैन्युअल रूप से सही करने की आवश्यकता है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन है ए लिप्यंतरण, दूसरा ऑप्शन है बी पोस्टल इंक्स नंबर कोड और तीसरा ऑप्शन है सी CIDR पिन, चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी नामांकन एजेंसी। तो दोस्तों आप लोगों का जो इसमें राइट आंसर होने वाला है वो है लिप्यंतरण। तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पर ए वाले ऑप्शन पर टिक करोगे। क्योंकि दोस्तों ध्वन्यात्मक और अन्य कारणों से स्थायी भाषा में लिप्यंतरण को मैन्युअल रूप से सही करने की आवश्यकता है। तो यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से पूछा गया है, कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वो भी नामांकित किया जा सकता है। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है सच, दूसरा है झूठ। आप लोगों को इसमें से एक को चूज करना होगा। तो दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो है बी, यानी कि झूठ है। क्योंकि दोस्तों कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है और फिर वो अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वो भी नामांकित किया जा सकता है, तो ये बात तो झूठ है दोस्तों। वो नामांकित कैसे किया जा सकता है जिसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है, CIDR के साथ ऑपरेटर पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता डैश को आगे बढ़ने की अनुमति होगी। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है ए नामांकन बटन के साथ, दूसरा ऑप्शन है बी ऑनबोर्डिंग के साथ, तीसरा ऑप्शन है सी पृथक्करण के साथ, चौथा ऑप्शन है डी प्रमाणीकरण के साथ। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चूज करना होगा। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, तो हम बी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। यानी कि दोस्तों CIDR के साथ ऑपरेटर पर्यवेक्षक की बायोमेट्रिक के सफल सत्यापन के पश्चात ही उपयोगकर्ता को ऑनबोर्डिंग को आगे बढ़ाने की अनुमति होगी। क्योंकि जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफल नहीं हुआ होगा दोस्तों उसके लिए ऑनबोर्डिंग को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। बी वाला ऑप्शन राइट है। हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछा गया है, आइरिस कैप्चर प्रक्रिया डैश प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों को बताना होगा ए रोशनी के कारण, दूसरा है बी परिवेशी के कारण, तीसरा है सी पक्ष के कारण, चौथा है डी ट्यूब के कारण। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है परिवेशी। तो यही आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। उसमें आप लोगों से पूछा गया है, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। तो क्या ये बात सच है? आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है सच, ऑप्शन बी है झूठ। आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो
दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो हमारा राइट आंसर है ए, क्योंकि दोस्तों आधार नामांकन जो है वो भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे थे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन है, हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। उसमें दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। क्या यह बात सच है या यह बात झूठ है? आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चूज करना होगा। तो दोस्तों जो हमारा इसमें राइट आंसर होने वाला है वो है बी, यह बात झूठ है। आप लोग किसी से भी उसकी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए नहीं कह सकते। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों से पूछा गया है ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। तो दोस्तों क्या बात यह है सच है? पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने और सेकंड ऑप्शन है आप लोगों के पास यह बात झूठ है। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चूज करना होगा। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होने वाला है इसमें वो है बी, यानी कि यह बात झूठ है, क्योंकि दोस्तों आप लोग किसी से भी आधार कार्ड बनाते टाइम उसका मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से नहीं ले सकते। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है 5 साल से अधिक आयु का कोई भी निवासी उंगली के निशान लेने से बचने के लिए बालक के रूप में नामांकन करवा सकता है। तो आप लोगों को इसमें से दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए, करवा सकता है। दूसरा ऑप्शन है बी, नहीं, यानी कि नहीं करवा सकता। तो आप लोगों को राइट आंसर को चूज करना होगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है बी, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों जिसकी आयु 5 वर्ष से अधिक है उन सभी को अपने फिंगरप्रिंट की छवि को कैप्चर करवाना ही होगा। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन है, हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। उसमें हमसे पूछा गया है निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा पीओए के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मूल शोषक योग्यता दस्तावेज। दूसरा ऑप्शन है राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पैन कार्ड की फोटोकॉपी। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी, बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो। और चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी, दिए गए सभी विकल्प। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चूज करना होगा। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो बिजली का बिल है जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, यानी कि निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है। तो आप लोगों का बिजली का बिल जो 3 महीने से अधिक पुराना ना हो। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। उसमें आप लोगों से पूछा गया है आधार विशिष्ट है क्योंकि डैश। आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। पहला ऑप्शन है ए, 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है बी, एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त आईडी मिल सकती है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, एक व्यक्ति जो आधार संख्या का लाभ उठा सकता है। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला है ए, यानी कि 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण का संदर्भ देता है। तो आप लोगों को इसमें से बताना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। दूसरा ऑप्शन है बी, फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी, आइरिस स्कैन। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी, सभी दिए गए विकल्प। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होने वाला है इसमें वो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यानी कि दोस्तों निवासी के जनसंख्या विवरण का संदर्भ देता है हमारा ईमेल और मोबाइल नंबर। तो हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से कौन दृष्टि का मतलब है दोस्तों गलती, यानी कि निम्न में से कौन सी गलती अलग अलग व्यक्तियों का फोटो दर्शाता है।
तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए, जब निवासी की फोटो और उनकी अपवाद फोटो मेल नहीं खाती, क्या यह गलती दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है बी, जब अपवाद फोटो एक वस्तु दिखाता है। तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने सी, जब व्यक्ति का नाम और लिंग मेल नहीं खा रहा है। और चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी, दोनों फोटो में कोई अपवाद नहीं दिखाई देता। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चूज करना होगा। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए, जब निवासी की फोटो और उनकी अपवाद फोटो मेल नहीं खाती। तो दोस्तों यही एक ऐसी गलती है जो अलग अलग व्यक्तियों का फोटो दर्शाती है, क्योंकि आप लोगों की फोटो और अपवाद फोटो मेल ही नहीं खा रही। तो दोस्तों ये तो आप लोगों की सीधी सी पहचान है कि आप लोगों का जो अलग अलग व्यक्ति की फोटो दर्शा रही है। अगर अलग अलग व्यक्तियों की फोटो नहीं दर्शाती तो जो आप लोगों की फोटो है और जो आप लोगों की अपवाद फोटो है वो मेल खाती। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ए। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में आप लोगों से पूछा गया निम्न में से कौन सी फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार के रूप में चिन्हित होगी। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन बताना होगा। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए, एक फोटो जो अपवाद दिखाती है। ऑप्शन नंबर बी, एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा है। ऑप्शन नंबर सी, एक फोटो जो अपवाद के बिना व्यक्ति को दिखाती है। ऑप्शन नंबर डी, खराब दृश्य वाला एक फोटो। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चूज करना होगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होने वाला है बी, यानी कि कौन सी फोटो अपवाद फोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है एक फोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा हो। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को नीचे नहीं देखना, आप लोगों को आधार कार्ड बनाते समय जब आप लोगों का फोटो कैप्चर किया जाता है तो आप लोगों को सामने देखना होता है, ताकि आप लोगों का जो फोटो है वो सही से कैप्चर हो। अगर आप लोग नीचे देख रहे होंगे तो आप लोगों की पहचान नहीं होगी। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट है। हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में आप लोगों से पूछा गया है नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटरों को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चूज करना होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों बी, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में आप लोगों से पूछा गया है निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकीय अद्यतन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चूज करना होगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है बी, यानी कि यह बात झूठ है। कोई भी निवासी डाक सेवा का उपयोग करके जनसंख्या अद्यतन की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसका मतलब दोस्तों झूठ है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में आप लोगों से पूछा गया है बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट अध्यक्ष लैपटॉप टेबल पोस्टर अपवाद फोटो में की फोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोस्तों जो बायोमेट्रिक अपवाद है नामांकन के दौरान, तो उसमें नामांकन ऑपरेटरों पर ऑब्जेक्ट अध्यक्ष लैपटॉप टेबल पोस्टर, इसमें से अगर आप लोग किसी का भी फोटो अपवाद फोटो में दर्शाएंगे तो उस पर आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें से जो आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है ए के चेतावनी पत्र जारी किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बी ऑपरेटर आईडी 72 घंटे के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है सी ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। चौथा ऑप्शन है डी प्रति वर्ष 1000 रुपए की रकम और 1 महीने में या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर है वो है डी, जो आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी ऐसा करने पर वो प्रति वर्ष आप लोगों से 1000 रुपए की रकम वसूली जाएगी और 1 महीने में या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 साल 1 साल की सजा और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन कर दिया जाएगा आप लोगों को और 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग 5 से अधिक ऐसे मामले करते हो तो आप लोगों पर एफआईआर भी हो सकती है और आप लोगों को 5 साल के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है डी। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में आप लोगों से पूछा गया है खराब रोशनी डैश के प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ता है। तो इसमें से दोस्तों आप लोगों को राइट आंसर को चूज करना
करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए पूर्व नामांकन आईडी पुनः प्राप्त करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है बी फिंगरप्रिंट कैप्चर के लिए, तीसरा ऑप्शन है सी आइरिस कैप्चर के लिए, चौथा ऑप्शन है डी चेहरा पहचान के लिए। तो आप लोगों को इसमें से बताना होगा कि खराब रोशनी का प्रदर्शन कहां पर एक उच्च प्रभाव डालता है। तो दोस्तों आइरिस कैप्चर के लिए ये जो है हमारा उच्च प्रभाव डालता है, यानी कि खराब रोशनी आइरिस कैप्चर के प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ सकता है। तो आप लोगों का ये राइट ऑप्शन है। तो आप लोगों का जो सी ऑप्शन है वो राइट है। उसके बाद दोस्तों हमारे 25 मार्क होते हैं कंप्लीट, क्योंकि दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन शो नहीं हो रहा। उसके बाद आप लोग करेंगे एंड एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है डू यू वांट फिनिश एग्जाम, तो आप लोगों को यस और नो में से चूज करना होगा। तो दोस्तों हम यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा एग्जाम का रिजल्ट है वो हमारे सामने शो हो चुका है। तो दोस्तों जो इसमें टोटल क्वेश्चन थे वो 25 थे और टोटल भी मार्क आपको 25 ही मिलने थे, जिसमें कि हमारा मार्क स्कोर है 24। तो हमारा रिमार्क है पास, यानी कि दोस्तों हमने टोटल ही कंप्लीट कर चुके हैं अच्छी तरीके से, जो हमें 25 में से 24 नंबर मिल चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इसी तरह से अपने एग्जाम की प्रैक्टिस और तैयारी करोगे तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और आप लोग अपने एग्जाम में सक्सेस जरूर पाओगे। क्योंकि दोस्तों जो आप लोगों को मैंने ये एग्जाम करने का पैटर्न बताया है, मैं आप लोगों को इस एग्जाम पैटर्न का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके अपने एग्जाम की इसी तरह से तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।